बड़ी आंत की बीमारी आईबीएस, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम क्या होता है, इसकी तशखीस किस तरह से की जा सकती है और लाइफस्टाइल में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जिनको अपना कर हम इस पर काबू पा सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम बड़ी आंत में किस चीज़ को अफेक्ट करती है, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में बड़ी आंत का जो मेन हिस्सा, जो सबसे मेन हिस्सा जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है वो कोलॉन है। इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में जब कोलॉन इफेक्ट हो जाता है तो मुख्तलिफ किस्म की अलामतें पैदा होती हैं। इन्हीं अलामतों से इसकी तशखीस की जा सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है अभी तक कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम का पता लगाया जा सके। नंबर 2, एक और अहम बात कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। सिंड्रोम तो ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ चेंजेस के थ्रू कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। तो हम इस वीडियो में उन्हीं चेंजेस को देखेंगे और सबसे अहम बात कि जो शख्स इस बीमारी का शिकार है इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है कि क्या वाकई ये इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम का शिकार है। तो मेन अलामतें क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के। तो सबसे पहले इसमें मुख्तलिफ पेशेंट्स में सिम्टम्स वेरी करते हैं, यानी सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कुछ पर्सन्स में कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा देर तक टिकी रहती है, कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। कुछ पेशेंट्स में डायरिया की बहुत शिकायत रहती है, लूज मोशंस की बहुत शिकायत रहती है। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट केसेस हैं। अच्छा, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम की टोटल 4 स्टेजेस हैं और चौथी स्टेज में, जो कि बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है, इसमें ये दोनों चीज़ें अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से हो रही होती है। कभी कॉन्स्टिपेशन रहेगी, कभी कब्ज़ रहेगी, 4th स्टेज की बात कर रहा हूँ, और कभी डायरिया होगा। कभी बहुत ही ज़्यादा कब्ज़ रहेगी, पखाना बिल्कुल आएगा ही नहीं, लेकिन कभी बहुत ही ज़्यादा लूज मोशन आएंगे पानी की तरह, और अगर पानी की तरह अगर नहीं आ रहे तो लूज मोशंस आएंगे, वाटर लॉस होता रहेगा। नतीजतन क्या होगा, पानी की कमी होगी और आप कमज़ोरी महसूस करेंगे। नंबर 2 कि मुख्तलिफ चीज़ें हज़म नहीं हो सकेंगी। साग, पालक, मेथी, चने वगैरह खाते ही आपकी तबीयत ख़राब होने लग जाएगी। कह की बार बार शिकायत रहेगी, वॉमिटिंग की बहुत शिकायत रहेगी, दिल ख़राब हो रहा है। अगर वॉमिटिंग कम है तो डायरिया बहुत ज़्यादा रहेगा, ब्लॉटिंग होगी, गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है पेट में, जिससे पेट फूलना और अकड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, यानी पेट में आपके मड़ोड़ उठेंगे, दर्द होगी, गैस की बहुत ज़्यादा शिकायत। ये कुछ सिम्टम्स हैं, और अगर ये कॉन्टीन्यूसली रह रही हैं तो फिर आपने समझ जाना है, या अपने प्यारों को जिनको आप इन किस्म के अमराज में मुब्तला देख रहे हैं, आपने समझ जाना है कि उनको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम का मसला हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को देखकर ही खुद ही तशखीस कर दें। देखें, एक डॉक्टर का काम ही होता है असल डायग्नोसिस करना, आम बंदा डायग्नोज नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को देखने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता रही है। इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप टोटली इस वीडियो पे रिलाई कर जाएं। यानी एक अच्छे फिजिशियन को दिखाना फिर भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त भी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम ही हो सकता है कोई और डिजीज़ हो। उन डिजीज़ के बारे में भी अब अगली वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। तो अभी हम वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के। ब्लॉटिंग हो जाती है, गैस बहुत ज़्यादा रहती है, फ्लैचुलेंस रहती है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, और पेट बहुत ज़्यादा फूलता है, और पेट में मरोड़ उठते हैं, और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कईयों को बहुत ज़्यादा डायरिया की अलामत रहती है, कईयों को वॉमिटिंग भी साथ साथ, कुछ खा लेते हैं तो मैदा अच्छे तरीके से हजम नहीं कर पाता। ये सारी कुछ जनरल अलामतें हैं जिसमें आपने समझ जाना है कि आपका GIT अफेक्ट हो चुका है। एक दफ़ा होने से कुछ नहीं होता। अगर मुसलसल इन चीज़ों का दौरानिया है, बढ़ता जा रहा है, हफ्ता 10 दिन ये चीज़ें आपकी जान नहीं छोड़ेंगी, फिर आपने समझना कि कोई अब सीरियस मसला हो सकता है। तो ये जनरल अलामतें थी। इसके अलावा हमने एक चीज़ के बारे में बात करनी है, वो है इसका ट्रीटमेंट। तो देखें, आप जितनी मर्जी दवाइयाँ खाना ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक।
अगर आप कहें कि आप दवाई खाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, डाइटरी चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, डाइट में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। अब डाइट में ऐसे क्या क्या चेंजेस हैं जो लाए जाएं तो आप इस तरह की तकलीफ से बच सकते हैं। आप गैस से बच सकते हैं, आप मरोड़ से बच सकते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प से बच सकते हैं, डायरिया से बच सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा मसला रह रहा है या फिर डायरिया का मसला रह रहा है। कॉन्स्टिपेशन का मसला रह रहा है तो आपने उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। डायरिया है तो तब भी उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। मेन फर्स्ट स्टेप ये होगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। तो देखें, मेन जो अहम चीज़ें हैं ना, जिनको मेरा ख्याल है कि हर तरह के पेशेंट, चाहे कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहा है चाहे डायरिया से गुजर रहा है, उनको इन चीज़ों को IBS में तर्क करना ही होगा। सबसे पहले साग, पालक, मेथी आ जाती है, चने की दाल आ जाती है, चने आ जाते हैं, काले चने, सफ़ेद चने, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ऑयली चीज़ें आ जाती हैं, मसलन घी में बने हुए पराठे हो गए, ये गैस को बढ़ा देंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प्स पैदा कर देंगे, हाजमा अच्छे तरीके से नहीं होगा। ठीक है। दूध का इस्तेमाल, दूध में भी अक्सर पेशेंट्स को ज़रूरी नहीं, क्योंकि दूध हज़म होने में टाइम लेता है, ताकत लेता है, तो दूध भी अक्सर पेशेंट्स को हजम नहीं हो पाता, कहीं को लैक्टोस इंटॉलरेंस भी इसके साथ डेवलप हो जाती है। लैक्टोस इंटॉलरेंस भी दो तरह की होती है, एक होती है डेवलप और एक होती है इनहेरिटेड। एक होती है एक्वायर्ड, एक होती है इनहेरिटेड। तो एक्वायर्ड वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों से भी हो सकती है या मुख्तलिफ चेंजेस की वजह से भी हो सकती है, और इनहेरिटेड पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जाती ही जाती है, वालिदैन से बच्चों में आती ही आती है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने तर्क करना है। दूध, साग, पालक, मेथी, मूंगरे, ठीक है, इस तरह की सब्जियों को आपने अवॉइड करना है। दालें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, चिकन ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, गोश्त खाएं। ठीक है। और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ा दें। प्रोबायोटिक्स, व्हाट इज़ प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक्स ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनमें अच्छे बैक्टीरिया है जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जो आपके मैदे के लिए, जो आपकी अंतड़ियों के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे दही हो गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को बढ़ा दें। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स कैसे, आम बंदों के लिए इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे दही हो गया। दही में हम कुछ जाग लगाते हैं दूध में और दूध पूरा का पूरा दही में तब्दील हो जाता है। इस तरह की चीज़ें फर्मेंटेड। और दही के बारे में भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आम दही ना उठाएं जो मुख्तलिफ दुकानों से मिल जाता है, खुला हुआ दही, कुंडों में पड़ा हुआ, क्योंकि ये भी नुकसानदेह है। आप कैंड फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मतलब कैंड दही, जैसे नेस्ले का कैंड दही आता है, योगर्ट आता है, एडम्स का आता है, इस तरह के दही को ज़्यादा प्रेफर करें। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन आपकी सेहत बड़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। रोटी गंदम का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, नान का कम से कम इस्तेमाल करें, चावल को ज़्यादा बढ़ाएं। इसके साथ साथ एक लाइफस्टाइल में ये चेंज करें कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर करें। जैसे जिम चले जाएं, कोई ना कोई बॉडी पे ध्यान दें, स्पोर्ट्स के हवाले से जिम चले जाएं, कोई बैडमिंटन रोज़ खेलें या थोड़ी ज़्यादा वॉक बढ़ा दें, स्ट्रेस को भी कम करेगी। और इसके अलावा मुमकिन है कि इस बीमारी में आपकी भूख भी ज़रा कम हो जाए। तो भूख कम हो तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स, इनका थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लें। मैग्नीशियम सप्लीमेंट आम से सप्लीमेंट्स है, कोई इनका नुकसान नहीं है। एक हद के बाद, हद से ज़्यादा नहीं, नॉर्मल दिन में एक थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। तो लेकिन इन सारी चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक फिजिशियन को ज़रूर चेक करवाएं, एक अच्छे डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं कि क्या वाकई IBS है या नहीं, क्या कहीं और मसला तो नहीं है, क्या कोई और मसला तो नहीं है। तो एक फिजिशियन को ज़रूर चेक करवाएं। अगर आपको मैदे या फिर आपकी आंतों में मसला रहता है तो एक अच्छे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को ज़रूर चेक करवाएं। इस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करके आपको काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी। खाना बिल्कुल सोते वक्त ना खाएं, सोते वक्त उल्टा ना लेटें, और जिम वगैरह ज़रूर जाएं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर करें। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, यानी दही वगैरह का, दूध का इस्तेमाल कम से कम कर दें। ठीक है। चिकन ज़्यादा खाएं और चावल ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, केला वगैरह गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। इसके अलावा गोश्त वगैरह का एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं।
ठीक है। और साग, पालक, मेथी, इसके अलावा चने, इन सब से गुरेज करें। ये नुकसानदेह हैं। इनके बाद जो आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे वो सिर्फ आप ही जानते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए क्रिएटिव एडू को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।